एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण फैसले जो भारतीय राजनीति में एक दूरगामी प्रभाव जरूर डालेगा और इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों पे एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। और इस तीनों महत्वपूर्ण फैसले के जो शुरुआती दौर में जो चर्चाएं हुई थी में जब इजाफा होता हुआ दिखेगा तो इसे आप किस तरह देखेंगे ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इन 3 फैसलों का वर्तमान में राजनीतिक गलियारों पे इसलिए भी चर्चा छिड़ी हुई है क्योंकि अनकरीब इस फैसले के बाद 5 विधानसभा चुनावों की जो आगाज हो चुकी है उस पर कितना असर डालेगा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो करीब 70,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। फैसलों पर कब फैसला सुनाएगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिन 3 बड़े मुद्दे पे फैसले अक्टूबर के अंतिम दिनों में आने वाले हैं उस पर भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले बड़े बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं। और यह तीनों मुद्दे एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसके फैसले का क्या असर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये मुद्दे कौन है जिन पर फैसले आने वाले हैं। एक तो सबसे पहले अडानी के मामले को लेकर 30 अक्टूबर को फैसले आने वाले हैं क्योंकि लगातार डेट पर डेट जब अडानी के मामले पर सेबी को मिलता चला गया और जांच आज भी अधूरी रह गई और पूरी विपक्षियों का एक बड़ा तबका अडानी को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है जिस पर राजनीति में एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है। और जिस तरह से इसका आगाज किया गया था उस समय में जो कही गई थी और वर्तमान में क्या स्थिति है इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फैसले 30 अक्टूबर को आने वाले हैं वो महाराष्ट्र में जिस तरह से दोनों तरफ से शिवसेना और शिंदे की टीम के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी और इस मामले पे स्पीकर कोई फैसले लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं तो अल्टीमेटम तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ा और बड़ी मुद्दत के साथ में इस बात को उठाया जाने लगा कि अनकरीब फैसले हो जाएंगे। इसलिए तीनों महत्वपूर्ण फैसले भारतीय राजनीति पे किस तरह असर डालेगा ये तो आप समझ सके हैं। और अब हम आगे चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी को लेकर। जी हां, अडानी को लेकर जिस तरह से विपक्ष और खासकर राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों लेते चले गए और वर्तमान में आज भी जब राहुल गांधी 32,000 करोड़ के घपले घोटाले के आरोप अडानी को लगाते हुए नजर आए तो इसे कैसे आप देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और लगातार हर मामले को लेकर अडानी चाहे पार्लियामेंट पर हो चाहे सड़क पर हो या सभाओं में हो वो अडानी के बहाने सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा करता है। और इस वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या अडानी को क्लीन चिट मिलता है कि अडानी पर जो है मामले चलेंगे। और इस बीच में जब राहुल गांधी यह भी सवाल उठाते हैं कि वर्तमान की मौजूदा सरकार अडानी पर कोई जांच नहीं करेगी तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है कि तमाम एजेंसियां जो स्वतंत्र अपने आप को कहती है क्या वो भी अडानी के मामले में अपने आप को बचा नहीं पाई। यह बड़े महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बात जब सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और राहुल गांधी यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि अखबारों को पता है कि अडानी ने क्या के घपले घोटाले किए और किस तरह से फ्रॉड किए हैं लेकिन सेबी को पता नहीं चल रहा। पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है जब टीएमसी के सांसद पर सवाल पूछने को लेकर सवाल खड़ा कर दे यानी पैसे से सवाल करने के मामले को लेकर सामने आए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अडानी का मामला इतने आसानी से
इंडिया गठबंधन छोड़ने वाला नहीं है और खासकर राहुल गांधी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बातें इलेक्टोरल बॉन्ड का है। और याद कीजिए जिस कारण से इसको लाया गया था, यह कहा गया था कि जिस तरह से बेनामी चंदों को और घपले घोटाले करने वाले से चंदे लेकर राजनीतिक पार्टियां ठसक के साथ सत्ता में वापसी करती है, इन पर रोक जरूर लग जाएगा। और यह भी कहा गया था कि इस तरह से चंदा लेने देने में ऐसी पारदर्शिता आएगी कि लोगों को लगने लगेगा कि हमारी राजनीतिक दल स्वच्छ हो गई है। लेकिन हुआ उलट। ये 2017 और 18 के बीच में जब अरुण जेटली जी इस मामले को लेकर संसद में आए थे, तो जिस बात का जिक्र की गई थी, संसद में जो संवाद चले थे, उस संवाद को अब बेईमानी नजर आने लगा है। और इसी को लेकर जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दो सामाजिक संगठन इस मामले को सुप्रीम ले जाए, तो इसे कैसे देखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गैर राजनीतिक संगठन जब कॉमन कॉज और एडीआर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो उनके जो दावे हैं वे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके दावे के अनुसार जो कही गई है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वर्तमान की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पूरे विपक्षियों को एक साथ कटघरे में खड़ा करता है। और विपक्ष यह कहते हुए नहीं चूकता कि वर्तमान की मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। और भ्रष्ट को लेकर जब सरकार पाक साफ बनने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो समझिए इस मामले में क्या है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक तरह से है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से वचन पत्र होता है जो कुछ सरकारी बैंकों में मिलता है। ये आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी और चेक के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी कारपोरेट इस मामले में इसको खरीद सकता है। और उन्हें करना क्या होता है, वो वहां पर जाकर अपने तरफ से चेक या दूसरे माध्यमों से इसका बॉन्ड खरीदकर वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों को दे सकता है। और यह 1000 से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो सवाल फिर यह खड़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब ये मामले आते हैं तो ऐसे सरकार को खबर नहीं होती है। सरकार को तो जरूर खबर होती है, क्योंकि यही बात तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वालों की यही दलील है कि जो बॉन्ड किसने खरीदा और कितने में खरीदा और किसको दिया, यह नहीं बताया जाता है। और सिर्फ बैंक को ही पता होता है और बैंक सरकार के अधीन होती है। तो अधीन वाले सरकार को तो सब कुछ पता हो जाता है कि किसने बॉन्ड खरीदा और कितने का खरीदा और किसको दिया, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों को यह मालूम नहीं चलता है। और इसी को लेकर सवाल खड़ा है कि चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला का नाम तो सरकार को ही पता होता है, वो बेनाम नहीं होता है। सरकार को मालूम होता है लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों को नहीं होता है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार इसमें पारदर्शी कैसे लाती है। और याद कीजिए कि इस मामले में कहे क्या गए थे और वर्तमान में जब आंकड़े देखे, दिलचस्प है। जब इस मामले पे आंकड़े सामने आते हैं, यानी 2019 और 21 के बीच में जो आंकड़े सामने आते हैं, वो भी आपको हैरान जरूर कर देगा। क्योंकि करीब 19 किस्तों में 1.5 अरब डॉलर जब इस मामले पे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हो। और इससे सबसे ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में चला है। यानी 2/3 इलेक्टोरल जब उनके पास पहुंच जाए और कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 9% पहुंचे और दूसरे दलों को यह जब कम मिलता हुआ नजर आए, तो शक की सुई तो विपक्षी को आता ही है। और यह कैसे संभव है? और इसी मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में दावे पेश किए गए तो बड़ा अचंभित तो कोर्ट भी हुआ। और कोर्ट यह भी कहने से नहीं चूका कि ऐसा कैसे होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने की एक होड़ सी मच जाती है और बाकी दिनों में उदासीनता होती है।
और यह भी कहा कि यह चंदा जब एक तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आए तो इसे कैसे देखेंगे। ये तमाम चीजें कोर्ट में जिरा के दौरान जरूर पूछे और समझे गए। एडीआर यह भी कहती है कि यह कोई सार्वजनिक तो हुआ नहीं, ये तो सिर्फ सरकार के पास इसके आंकड़े होते हैं, क्योंकि बैंकों के पास इसको खरीदने वाले की पूरे अता पता मौजूद होते हैं और किसको दिए गए हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह भी कहा गया है कि इस बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में रजिस्टर्ड पार्टियां ही इस्तेमाल कर सकती है, और होता यह है कि इन्हें 15 दिन में ही भंजा लेना पड़ता है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और जो 1% वोट प्राप्त करती है, वैसे ही पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा होता हुआ नजर आएगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वह किसी को मिलेगा तो ऐसी राजनीतिक पार्टी में मिलेगा। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दावे पेश किए गए हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह सब इस मामले पर क्या कहती है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जब महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट तो तल्ख जरूर हो गए और पूछे कि हिदायत के बाद भी जब विधानसभा के स्पीकर इस मामले में फैसले देने से कतरा जाए तो इसे कैसे देखेंगे। और तब जाके सॉलिसिटर ने बड़े मान मनोबल के साथ यह कहते हुए नजर आए कि हुजूर आला समय दे दीजिए, मैं खुद जाकर इस मामले पे बात करके मामले का निपटारा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या सॉलिसिटर जाएंगे वहां पर, और सरकार का पक्ष रखने वाले क्या अब स्पीकर को यह समझाने की कोशिश करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर वहां के स्पीकर को नहीं है? कौन सा ऐसा खेल राजनीतिक में चलता हुआ नजर आ रहा है? यह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और जब दोनों पार्टियों के लोग जब मुस्तैदी के साथ एक दूसरे को सही और गलत ठहराने पर तुली हुई हो और कहा जा रहा है कि इसके फैसले से महाराष्ट्र सरकार के गिरने तक के नौबत आ जाएंगे, तो इसे कैसे देखेंगे? क्या सॉलिसिटर अब स्पीकर से बात करके मामले का निपटारा कर पाएगी? कितने दिनों में कहेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया 30 अक्टूबर को। बोले अब मैं समय बिल्कुल नहीं दूंगा और फैसले सुना दूंगा। इससे बेहतर है कि स्पीकर इस मामले पर कोई निर्णय ले ले। तो क्या 30 अक्टूबर से पहले पहले महाराष्ट्र की जो रणनीति है और जो राजनीति है उसमें बड़ा उलटफेर हो जाएगा? क्या स्पीकर इस मामले में फैसले ले लेंगे? क्या स्पीकर इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले पाएगा? क्या मौजूदा शिंदे सरकार की सरकारें बच पाएगी, या फिर वहां पर उसी तरह की टिप्पणी फिर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी? वो यह कहते हुए नजर आई थी जब कहे थे कि शिवसेना अगर इस्तीफा नहीं देती तो मैं कोई बड़े फैसले ले लेता। और उन्होंने उस वक्त में यह भी टिप्पणी की थी कि उस वक्त के राज्यपाल ने जो फैसले लिए वो सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार उस वक्त में भी नहीं चेती और अब भी नहीं चेत रही है। तो इसे क्या कहेंगे? यानी अक्टूबर के 3 महत्वपूर्ण फैसले बड़े राजनीतिक उलटफेर तो जरूर करेगा। महाराष्ट्र में सरकारें बदल सकती है, इसकी भी संभावना है। तो अडानी के मामले में सरकार घिरती है, कटघरे में खड़ा रहती है कि पूरी तरह बच जाती है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह के हेर फेर करने की कोशिश जब राजनीतिक सियासतदानों को चंदा के रूप में अलग तरह से हेर फेर करने का मौका दे, तो इसे कैसे देखेंगे? इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त में राजनीति में क्या असर डालेंगे, इसको आप सुन चुके हैं। तो हमारा ये वीडियोज आपको कैसे लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।